जो सभी स्टूडेंट अभी अभी जो यहाँ पर ज्वाइन हुए हैं क्लास में उन सभी को भी, और स्टार्टिंग से ज्वाइन थे उन बच्चों को भी, ठीक है बेटा। तो गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम शुरू कर रहे हैं वो चैप्टर जो हमने कल हाफ कर लिया था। यस, हाँ जी हाँ जी, ठीक है। जो कल हमने हाफ कर लिया था वो चैप्टर हम आज फिर कर रहे हैं। और कल हमने मिनरल्स के बारे में समझ लिया था, मिनरल कौन कौन से होते हैं। यस, नहीं अभी ये चैप्टर जो हमने कल आधा किया था, हाँ जी, आज ये पूरा हो जाएगा। आप सभी बच्चे बोर्ड पे देख सकते हैं कि हमने मिनरल, हाँ गुड मॉर्निंग, तो और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स जो है हमने जो किया है उसका सेकंड पार्ट है ये, मिनरल एंड पावर रिसोर्स सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं कि हमने बोर्ड पे बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और आप देख भी सकते हैं, आपकी लाइव वीडियो भी है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है स्टार्टिंग से कि पावर रिसोर्स। कल हमने मिनरल्स के बारे में समझ लिया था, आज हम पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। पावर मतलब ऊर्जा और रिसोर्स का मतलब होता है स्रोत, ऊर्जा स्रोत, ठीक है। तो ऊर्जा स्रोत हमारे यहाँ पर क्या क्या है। पावर का मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी होता है, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत क्या है, देखो पावर रिसोर्स हमारे लाइफ में, रोजाना की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं हमारे लिए, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है पावर रिसोर्स, वाइटल रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। हाँ वो भी करेंगे बेटा, पहले ये कर लीजिए कीर्ति, वो कर लीजिए बाद में करें। तो वाइटल रोल इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में हमें पावर की जरूरत पड़ती है, ओके। एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री में पावर की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पावर की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन सेक्टर में पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और डिफेंस में भी हमें पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन सब सेक्टर में हमें पावर की जरूरत पड़ती है। वो पावर हमें इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिलती है, वो पावर हमें कोल से हीट एनर्जी के रूप में मिलती है। तो वो पावर हमें हर जगह पर चाहिए होती है, ठीक है। यस, हाँ वो भी भेज देंगे बेटा, ठीक है। इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और डिफेंस में हमें पावर की जरूरत पड़ती है। वो पावर कैसे, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में और कोल के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, सीएनजी के रूप में और जो है नेचुरल गैस के रूप में, अलग अलग फॉर्म में हमें वो पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया जा सकता है। पावर को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 1 कन्वेंशनल रिसोर्स, कन्वेंशनल सोर्स, और कैटेगरी नंबर 2 नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। इनका मतलब क्या है, अब ये समझ लीजिए इनका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है। तो कन्वेंशनल सोर्स का मतलब होता है परंपरागत संसाधन, मतलब कि पुराने टाइम से यूज किए जा रहे हैं वो सारे सोर्स क्या है, कन्वेंशनल है, परंपरागत, ठीक है। जो काफी टाइम से, 20 साल से, 50 साल से, 100 साल से, या हो सकता है उससे भी ज्यादा साल से, 200-300 साल से वो यूज किए जा रहे हैं, या उससे भी पहले से यूज किए जा रहे हैं, वो सारे क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, पुराने टाइम से यूज किए जा रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं। और फिर कुछ होते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब कि अपरंपरागत, मतलब कि जिनको पुराने टाइम में यूज नहीं किया गया, लेकिन जब से ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी को बना लिया है, ह्यूमन माइंड डेवलप हो गया है, तब से ये यूज में आने लगे हैं, ठीक है। जो पहले यूज नहीं होते थे वो सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी मतलब सूर्य ताप ऊर्जा, सूरज की रोशनी को फोटोवोल्टिक प्लेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फोटोवोल्टिक प्लेट से फिर उसको बैटरी में स्टोरेज कर लिया जाता है। सोलर एनर्जी यानी कि जो सन हीट होती है, जिसको हम उनको हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा रेड, मतलब कि जो सूरज की किरणें आती है उनको हम, ठीक है, यूवी रेड बोलते हैं उनको, यूवी रेज, ठीक है। अल्ट्रा रेड होती हैं, यूवी रेज होती हैं, उनको हम क्या है, फोटोवोल्टिक प्लेट के थ्रू जो है कन्वर्ट करके बैटरी में स्टोरेज कर लेते हैं, और फिर बाद में लाइटिंग, कूलर, पंखे वगैरह में चलाए जा सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सोलर एनर्जी का यूज किया जा रहा है। सोलर एनर्जी वहां पर यूज होती है जहां पर हाइडल पावर से या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से, हाँ घर पे भी
यूज की जा रही है, बहुत सारे घरों में भी सोलर एनर्जी यूज की जा रही है। ठीक है, तो ये सोलर एनर्जी क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अपरंपरागत संसाधन, अपरंपरागत जो पहले यूज नहीं हुए, अब 20-30 साल से, हाँ अब 20-30 साल से यूज कर रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा। आवाज। उसके बाद देखिए विंड एनर्जी, दूसरा वाला है नॉन कन्वेंशनल विंड जो होते हैं वो विंड एनर्जी है। ठीक है, हाँ आती है तो उसको भी यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज हो जाती है, ये भी यूज होती है। ठीक है, अब दूसरी है विंड एनर्जी, जहां पर तेज हवाएं आती है, राजस्थान हो गया, इसके अलावा गुजरात का कोस्टल एरिया हो गया, इसके अलावा तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, जहां पर तटीय क्षेत्र ज्यादा होते हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इसके अलावा गुजरात वाला, जहां पर समुद्र से तेज हवाएं आती हैं, या फिर रेगिस्तान का एरिया, खुला मैदान जहां पर है, तो वहां पर बहुत तेज विंड आती हैं, उन विंड से। ठीक है बेटा, एक बार नॉन कन्वेंशनल के बारे में बता रहा हूं, आप देखिए एक बार, पहले नॉन कन्वेंशनल के बारे में समझिए, फिर कन्वेंशनल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास बोर्ड पे जगह कम थी, इसलिए सनरेज को कन्वर्ट कर लेते हैं। विंड एनर्जी, विंड जो बहुत तेज आ रही होती है उसको विंड मिल के थ्रू, विंड मिल मतलब कि पवन चक्कियों के थ्रू जनरेटर चलाए जाते हैं और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। लेकिन ये वही होता है जहां पर बहुत अच्छी तेज हवाएं आती हो। ठीक है, तो वहां पर इसको आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी वाली होती है न्यूक्लियर पावर, यानी कि एटॉमिक पावर। न्यूक्लियर पावर मतलब एटॉमिक पावर से हम बिजली बना सकते हैं। एटॉमिक पावर का यूज तो बहुत सारी जगह पर होता है, मेडिकल लाइन में भी होता है, एक्सरे जो निकाले जाते हैं डॉक्टर के पास में, जैसे किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें भी हम जो एटॉमिक एनर्जी वगैरह ऐसे यूज करते हैं। तो न्यूक्लियर पावर, हाँ जी, एटम बॉम्ब, यस। तो न्यूक्लियर पावर का केवल डिस्ट्रक्टिव यूज ही नहीं होता भाई, एटॉमिक पावर का केवल नुकसान करने के लिए यूज नहीं होता, उसको फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे फायदे के लिए अगर बिजली बनानी हो तो एटॉमिक पावर से एनर्जी निकालेंगे और एनर्जी को, यानी कि हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलकर फिर इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा सकती है। मतलब कि अगर आप जो है एटॉमिक पावर के जो बहुत बड़ी बड़ी जो कुलरीज होती हैं उनके अंदर जब इनको बनाओगे, इनको जब न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करोगे तो उससे हीट निकलेगी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करोगे तो हीट निकलेगी और हीट को काइनेटिक एनर्जी में बदल सकते हो और काइनेटिक एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, डायनेमो या जनरेटर चलाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है अगर इसको बहुत वाइज तरीके से यूज किया जाए तो। गलत अगर यूज करोगे तो नुकसान करेगी, अगर सही तरीके से यूज करोगे तो फायदा करती है। ठीक है, ओके, तो दो हो गई, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर पावर। ये सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, मतलब कि जो पहले यूज नहीं हो रहे हैं लेकिन जब से ह्यूमन ने टेक्नोलॉजी बना ली है तब से यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा, तीसरा और 4 नंबर पे आ गया जियोथर्मल एनर्जी, इसको कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। हाँ, स्क्रीन जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बात, स्क्रीन तो बेटा बिल्कुल क्लियर। थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी का मतलब होता है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा वो होती है जब जमीन से निकाली जाए, भूतापीय ऊर्जा वो होती है जब हम जमीन से लावा वगैरह निकलता है तो उससे हम हीट बनाते हैं, हीट बनती है और हीट से फिर स्टीम बनाई जा सकती है और स्टीम से फिर बाद में काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर सकते हो। दोबारा देखो, जियोथर्मल एनर्जी वो होती है जब कहीं ज्वालामुखी फटते हैं या मैग्मा बाहर आता है, ज्वालामुखी फटते हैं और मैग्मा बाहर आता है तब उस जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसकी हीट को कन्वर्ट कर सकते हो आप काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में यूज किया जा सकता है। ऐसा हिमाचल प्रदेश में यूज किया जा रहा है, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण एक ऐसी जगह है जहां पर जियोथर्मल यानी कि भूतापीय ऊर्जा का यूज किया जा रहा है, बड़े लेवल पे यूज हो रहा है, इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार की जा रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए टाइडल एनर्जी। ये टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी का मतलब होता है कि टाइडल एनर्जी का मतलब होता है जैसे आपका जो ये होता है ना, जहां पर ज्वार भाटा आते हैं, समुद्र का पानी अंदर आ जाता है, समुद्र का पानी बहुत सारा अंदर आ जाता है तो बाद में उस पानी को डैम में रोक लेते हैं, उसको डैम में रोका जा सकता है और बाद में उससे प्रेशराइज करके पाइपों के थ्रू
जब आप समुद्र के पानी को डैम में इकट्ठा कर लोगे, ओशियन वाटर को डैम में इकट्ठा कर लोगे टाइडल एनर्जी के थ्रू। टाइडल एनर्जी का मतलब होता है ज्वार भाटा। समुद्र में पानी दिन में एक बार ऊपर चढ़ता है और एक बार नीचे उतरता है। जब वो ऊपर चढ़कर अंदर आएगा सी कोस्टल एरिया पे, तब उसका यूज किया जा सकता है। उससे हम काइनेटिक एनर्जी बना सकते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बना सकते हैं। पाइपों के थ्रू जब पानी वापस छोड़ा जाएगा तो उससे टरबाइन घूमेंगे और आप बिजली बना सकते हो, उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो सकती है। तो टाइडल एनर्जी यानी कि ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और लास्ट है बायोगैस एनर्जी। जैसे गांव में जानवर रखते हैं सब लोग, अपने घरों में पालतू पशु रखते हैं, कैटल्स रखते हैं, तो उनके गोबर से भी बायोगैस तैयार की जाती है। उनके गोबर से बायोगैस तैयार कर सकते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, उनसे बायोगैस तैयार की जा सकती है और उसका घरों में यूज भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बायोगैस एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है और ये रिसाइकेबल भी है। रिसाइकल मतलब दोबारा से बन जाती है, टाइम कम लगता है, जल्दी बन जाती है। ठीक है, तो नॉन कन्वेंशनल में सोलर के अलावा विंड के बाद न्यूक्लियर पावर के बाद जियोथर्मल के बाद टाइडल एनर्जी, फिर बायोगैस एनर्जी काउंट की जाती है। ठीक है, तो हमने दो कैटेगरी बनाई थी, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। ठीक है, तो कन्वेंशनल में कौन कौन सी हो गई? कन्वेंशनल में देखिए, नॉन कन्वेंशनल में तो ये हमने बात कर ली। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत, परंपरागत। तो परंपरागत में देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए कन्वेंशनल सोर्स। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत ऊर्जा साधन। तो फायरवुड यानी कि लकड़ी होती है जो कि कुकिंग में काम आती है, हीटिंग में भी काम आती है। लकड़ियां कुकिंग में और हीटिंग में काम में ली जा सकती है। 50% एनर्जी गांव में लकड़ी के कोयले से तैयार की जाती है, लकड़ी से तैयार की जाती है। हाँ जी, ठीक है, और कोयले के रूप में भी मिलती है, फॉसिल फ्यूल के रूप में, मतलब कि जीवाश्म ईंधन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो लकड़ियों के रूप में भी मिलते हैं। इसका यूज कुकिंग में और हीटिंग में कर सकते हैं। और 50% एनर्जी हम गांव में इसी फायरवुड से लेते हैं। घरों में चूल्हा जलाया जाता है, वो चूल्हे की जो लकड़ियां होती है वो ज्यादातर 50% एनर्जी गांव में यूज की जाती है। ठीक है, और फॉसिल फ्यूल मतलब कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म मतलब जीव जब दब गए, पेड़ पौधे नीचे दब गए, तो उनसे जो तैयार हुआ वो कोयला फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है। जीवों की बॉडी से, जीवों के एक्सट्रैक्ट से, पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से जो निकला। हाँ जी, चूल्हे की रोटी, हाँ बिल्कुल चूल्हे की रोटी अच्छी होती है, बिल्कुल ठीक है कीर्ति। तो देखिए फॉसिल फ्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। कोल यानी कि कोयला फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है और नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लकड़ियों के अलावा फॉसिल फ्यूल भी क्या होते हैं? कन्वेंशनल सोर्स होते हैं, परंपरागत साधन होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मिलते कहां पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। कोल सेडिमेंट्री में मिलता है, हाँ। जियोथर्मल प्लांट नॉर्वे, स्वीडन और जापान की साइड में बहुत सारे जियोथर्मल बने हुए हैं, है ना जी। उसके बाद देखिए फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सारे फॉसिल फ्यूल हैं। ठीक है, और ये मिलते कहां पे? सेडिमेंट्री रॉक्स में। कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेंगे भाई। एक भी फॉसिल फ्यूल ना तो मेटामॉर्फिक में मिलता है ना इग्नियस में मिलता है, नहीं मिलता, सिर्फ सेडिमेंट्री में मिलेंगे। ओके, डिपॉजिट होंगे वो जब मिलेंगे हमें। ठीक है, अब देखिए ये एडजस्टेबल है, ये खत्म हो जाएंगी, ये रिन्यूएबल नहीं होती, ये रिन्यूएबल नहीं होती। ठीक है, आप देख सकते हो ये रिन्यूएबल नहीं होती, एडजस्टेबल है मतलब कि समाप्त हो जाएंगी। अगर इसका ओवर यूज हुआ तो ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद फायरवुड के बाद कन्वेंशनल सोर्स में कोल की बात करते हैं, कोयला। किसकी बात कर रहे हैं? कोयला की। ठीक है, तो कोयले की बात कर रहे हैं। तो कोयला देखिए डोमेस्टिक यूज और इंडस्ट्रियल यूज में होता है। कोयला कहाँ होता है? कोयला कहाँ होता है? इंडस्ट्रियल यूज और इंडस्ट्रियल यूज में होता है। ठीक है, घरों में भी यूज होता है और इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से कोल का यूज होता है। आप देखिए कोल के बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, बीच में मिडिल में आप देख सकते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, अच्छे से दिख रहा है आपको, बिल्कुल स्क्रीन भी शेयर की हुई है मैंने।
तो देखिए कोल ये ब्यूरिड सनशाइन भी कहलाता है। यस, ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड तो क्रूड ऑयल कहलाता है बेटा। कीर्ति बीच में डाउट मत दो बेटा प्लीज। देखिए ब्यूरिड सनशाइन, ब्यूरिड सनशाइन मतलब कि कोयला जमीन में दबा हुआ ऊर्जा स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, जमीन में दबा हुआ है, ठीक है। और ये लाखों साल से दबा हुआ है, लाखों साल पहले बना है, मिलियन ऑफ ईयर, लाखों साल पहले कोयला बना है, ठीक है। और जो है प्रोड्यूसर कौन कौन है कोयले के? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया। रशिया, चाइना, यूएसए, जर्मनी और रशिया, ये सारे कोयला बहुत निकालते हैं, कोयला जमीन से निकालते हैं। चाइना कोयला निकालता है, यूएसए कोयला निकालता है, जर्मनी भी बहुत सारा कोयला निकालता है, रशिया भी बहुत सारा कोयला निकालता है, साउथ अफ्रीका भी बहुत सारा कोयला निकालता है और फ्रांस भी। ये सारा जितने भी कंट्री मैंने आपको दिखाए हैं ये बहुत बड़े लेवल पे कोयला निकालते हैं, ठीक है। और इंडिया, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में रानीगंज, झरिया और बोकारो। बोकारो झारखंड में होता है बेटा, बोकारो कहाँ है? झारखंड में। यस, तो रानीगंज, झरिया और बोकारो ये तीनों एरिया है जहां से कोयला हमारे इंडिया से निकाला जाता है। बहुत सिंपल है, आराम से याद कर सकते हो। ये जो बोर्ड की स्क्रीन शेयर की हुई है आप इसको शॉर्ट नोट्स के रूप में उतार सकते हो, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, एनटीएससी की अच्छी तैयारी होगी। इससे पहले भी मैंने एक बोर्ड की स्क्रीन शेयर की थी, बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ, ये जितने भी हैं आप इनको शॉर्ट नोट्स के रूप में नोटबुक में लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी बताते हैं। यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस ये सारे कंट्री कोल निकालते हैं। इंडिया में रानीगंज, झरिया और बोकारो से कोल निकलता है, कोयला निकाला जाता है, ठीक है। तो दो सोर्स हो गए कन्वेंशनल के, एक तो फायरवुड हो गई लकड़ियां और दूसरा हो गया कोयला। ये दोनों कन्वेंशनल रिसोर्स हैं। अब तीसरा वाला कन्वेंशनल में पेट्रोलियम। पेट्रा मतलब कि रोक, पेट्रा मतलब रोक और लियम मतलब ऑयल। ये लैटिन वर्ड है, दो वर्डों से बना हुआ है। पेट्रा, PETRA, पेट्रा, पेट्रा मतलब रोक होता है और लियम मतलब ऑयल, रोक ऑयल। तो मैंने लिखा भाई लैटिन वर्ड है पेट्रा ऑयल मतलब कि रॉक ऑयल। ये लेयर्स ऑफ रॉक में मिलता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। कहां मिलता है? सेडिमेंट्री में, मतलब कि आबशादी चट्टानों में मिलेगा पेट्रोलियम, ठीक है। ड्रिलिंग करके निकाल सकते हो, ड्रिलिंग करके निकाल सकते हो। ओके, ऑफशोर, ऑफशोर मतलब कि समुद्र के किनारे भी निकाला जाता है ये। ऑफशोर मतलब देखोगे ना, बॉम्बे, बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा आपने, बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा आपने। तो बॉम्बे हाई में जो है ऑफशोर है, वो समुद्र के बीच में निकाला जाता है। पेट्रोलियम को बेटा ब्लैक गोल्ड कहते हैं, पेट्रोलियम जो होता है ना उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना। याद रखना, अगर एनटीएससी में क्वेश्चन आए कि ब्लैक गोल्ड क्या है तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम का मतलब क्या होता है? रॉक ऑयल, रॉक ऑयल चट्टानों से निकला हुआ तेल। कौन सी चट्टानें? सेडिमेंट्री, ठीक है। तो लैटिन वर्ड है पेट्रा, पेट्रा मतलब रॉक्स और लियम मतलब ऑयल, रॉक ऑयल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया हमें कहां से निकलता है, ड्रिलिंग करके निकाल सकते हो। और कहां से निकलेगा? ऑफशोर, मतलब कि समुद्र के बीच से भी। बॉम्बे हाई की बात कर रहा था मैं, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर समुद्र में, मुंबई से 160 किलोमीटर दूर, 160 किलोमीटर दूर समुद्र में बड़े बड़े जहाज लगाए गए हैं और उस जहाज से नीचे समुद्र में ड्रिलिंग की गई है। उस ड्रिलिंग के तरीके से फिर वहां पर पेट्रोलियम निकाला जा रहा है और उसको पाइपलाइन के थ्रू फिर गुजरात तक पहुंचा देते हैं, बॉम्बे यानी कि मुंबई तक पहुंचा देते हैं और मुंबई से पूरे देश में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। रिफाइनरी तक पहुंचा देते हैं उसे, ठीक है। तो देखो कहां कहां निकलता है? ऑफशोर समुद्र के बीच में, और कोस्टल एरिया और तटीय इलाकों में भी निकलता है। गुजरात के तटीय इलाकों में निकलता है और मुंबई के नजदीक भी निकलता है। ऐसे तटीय इलाकों पे निकाला जाता है। कोस्टल एरिया मतलब तटीय इलाके, तटीय एरिया, ठीक है। तो वहां पर भी निकलता है। आप देखिए रिफाइनरी में पहुंचाते हैं फिर इसको, यस। नहीं देखो, फिर उस निकले हुए पेट्रोलियम को, क्रूड ऑयल को, जो कच्चा तेल निकलता है, कच्चा तेल जो समुद्र से हमने निकाला, क्रूड ऑयल, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल भी कहते हैं, ब्लैक रॉ मटेरियल। वो क्रूड ऑयल जो हमने ड्रिलिंग करके निकाला उसको ब्लैक रॉ मटेरियल कहते हैं, ब्लैक रॉ मटेरियल। फिर उसको रिफाइनरी तक पहुंचा देंगे।
रिफाइनरी तक, जहां वो साफ किया जाएगा रिफाइनरी तक पहुंचा देंगे और रिफाइनरी से फिर नए प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेगा? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये बनेंगे वहां पर। क्या बनेंगे? डीजल, पेट्रोल और केरोसिन। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन। और वैक्स और मोम बनाया जाएगा उससे। प्लास्टिक टायर बनेंगे, प्लास्टिक के टायर, आप देख सकते हो प्लास्टिक के टायर होते हैं ना, प्लास्टिक के टायर, वो बनेंगे। ओके, और लुब्रिकेंट होती है ना, लुब्रिकेंट, साइकिल में ग्रीस वगैरह दी जाती है, बाइक वगैरह में ग्रीस दी जाती है, पंखों में भी ग्रीस दी जाती है, फैन के अंदर भी, तो वो सब भी उससे तैयार होते हैं। तो पेट्रोलियम से क्या क्या तैयार हो गया? डीजल तैयार हो गया पेट्रोलियम से, पेट्रोल तैयार हो गया, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट, ये सारी चीजें तैयार हो गई। ठीक है, और पेट्रोलियम को ही ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं, मैंने आपको बता भी दिया कि पेट्रोलियम ही ब्लैक गोल्ड है। ठीक है, अब देखिए कंट्री, कौन कौन सी कंट्री से पेट्रोलियम निकाला जाता है? सबसे ज्यादा तो ईरान, इराक, सऊदी अरब से निकलता है। सबसे ज्यादा जो तेल निकलता है, क्रूड ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, वो ईरान, इराक और सऊदी अरब से निकलता है। ठीक है, और कतार से निकलता है। ये चारों कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारा पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, उसके अलावा यूएसए, वेनेजुएला और अल्जीरिया, यूएसए, वेनेजुएला और अल्जीरिया से भी तेल निकाला जाता है। ये बोर्ड पे लिखा हुआ, आप आराम से देख सकते हो, ईरान, इराक, सऊदी अरब, यस, कतार, यूएसए, वेनेजुएला और अल्जीरिया, कतार, यूएसए, वेनेजुएला और अल्जीरिया से भी ऑयल निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में कहां से? इंडिया में निकलता है डिगबोई से, इंडिया में डिगबोई से निकलता है। ठीक है, और बॉम्बे हाई से, और बॉम्बे हाई से निकलता है। कृष्णा कावेरी नदी है, उनके यहां से निकलता है, गोदावरी से निकलता है। कहां कहां से निकलता है इंडिया में? डिगबोई आसाम, डिगबोई आसाम, बॉम्बे महाराष्ट्र, बॉम्बे हाई समुद्र में, बॉम्बे हाई समुद्र में भी ध्यान देना 160 किलोमीटर दूर है मुंबई से। कितना? 160 किलोमीटर दूर है बॉम्बे हाई। और कृष्णा रिवर एरिया, कृष्णा रिवर में तमिलनाडु एरिया, और गोदावरी एरिया, गोदावरी रिवर एरिया, तो ये भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की साइड है ये। ठीक है, वहां से बहुत सारा तेल निकलता है। हाँ ठीक है, ठीक है, वो है नेचुरल गैस। कोल हमें समझ में आ गया, पेट्रोलियम समझ में आ गया। अब नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल गैस की। ठीक है, तो नेचुरल गैस देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप। ठीक है, इस पे देखिए नेचुरल गैस, ये पेट्रोलियम डिपॉजिट के ऊपर मिलेगी। जहां पर पेट्रोलियम मिलेगा, क्रूड ऑयल, उसके ऊपर नेचुरल गैस दिखेगी। नेचुरल गैस को यानी कि प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस को डोमेस्टिक और इंडस्ट्री दोनों में यूज किया जाता है। आप घर में भी यूज करते हो, एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी घर में भी यूज करते हैं और सीएनजी गाड़ियों वगैरह में भी यूज करते हैं। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, देखो नीचे लिखा हुआ है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। और एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो देखो ये कौन कौन से कंट्री से नेचुरल गैस निकलती है? रशिया, रशिया कंट्री बहुत सारी नेचुरल गैस निकलता है, और नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड। कौन कौन से कंट्री हो गए? रशिया, नॉर्वे यूरोप में, ठीक है, यूके यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, ठीक है, और नीदरलैंड मतलब कि यूरोप का कंट्री। नीदरलैंड मतलब ऑस्ट्रेलिया के नजदीक का कंट्री है, बिल्कुल ठीक है। तो नीदरलैंड हो गया, यूके, नॉर्वे और रशिया, ये सारे कंट्री क्या निकालते हैं? नेचुरल गैस तैयार करते हैं, पेट्रोलियम के ऊपर मिलती है। इंडिया में कहां दिखता है? इंडिया में नेचुरल गैस कहां निकलती है? तो देखिए जैसलमेर में नेचुरल गैस निकाली जाती है, कृष्णा गोदावरी रिवर के एरिया में नेचुरल गैस निकाली जाती है, और मुंबई के ऑफशोर पे यानी कि मुंबई हाई, कौन से? बॉम्बे हाई में, देखो लिखा हुआ है मुंबई ऑफशोर। मुंबई ऑफशोर का मतलब बॉम्बे हाई जो समुद्र में है, समुद्र में निकाला जा रहा है, वहां से ये निकाले जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल गैस समझ में आ गया। ये पेट्रोलियम डिपॉजिट से ऊपर मिलेगी, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यूज होगी। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड नेचुरल गैस में नंबर 1 है। ठीक है, और इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी और मुंबई हाई से नेचुरल गैस आती है, बिल्कुल। अब देखिए लास्ट वाला पॉइंट, कन्वेंशनल सोर्स। लास्ट पॉइंट कन्वेंशनल सोर्स है, जिसको हम हाइडल पावर कहते हैं, यानी कि हाइडल पावर यानी कि जल विद्युत। जल विद्युत, हाइडल पावर का मतलब बिजली बनी है पानी से, हाइडल पावर। ठीक है, तो हाइडल पावर मतलब रेन वाटर जब डैम में इकट्ठा कर लोगे, या रिवर वाटर जब डैम में इकट्ठा कर लोगे, बांध में, डैम मतलब बांध बनाए जाएंगे बड़े बड़े, तो पानी वहां पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर उस पानी को टरबाइन
के ऊपर गिराया जाएगा, पाइप से, टरबाइन के ऊपर पाइप से गिराया जाएगा। जैसलमेर राजस्थान में बेटा, जैसलमेर राजस्थान में है, जैसलमेर तो राजस्थान में, वहां पर बहुत सारी जगह पर ये निकाले जैसलमेर में होती है, ठीक है। तो रेन वाटर और रिवर वाटर को डैम में इकट्ठा कर लेंगे और डैम में इकट्ठा करने के बाद पाइपों के थ्रू उसको टरबाइन पे गिराया जाएगा। टरबाइन घूमेंगे और जनरेटर चलेंगे। टरबाइन की ब्लेड जो होती है उस पर पाइप के थ्रू प्रेशर से पानी डाला जाएगा। डैम में जो पानी इकट्ठा हो गया है उसको प्रेशर से टरबाइन ब्लेड पर डाला जाएगा और फिर उससे जनरेटर चलेंगे और जनरेटर चलाकर फिर क्या बना लेंगे, हाइडल पावर। हमारे इंडिया में भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में है, इसके अलावा दामोदर वैली प्रोजेक्ट बंगाल में है। कौन सा बताया, पंजाब में भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में है, वहां पर हाइडल पावर है। इसके अलावा हमारे वेस्ट बंगाल में कौन सा, दामोदर वैली प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा हमारे राजस्थान की साइड में और यूपी की साइड में चंबल नदी पर बने हुए हैं, ठीक है, चंबल नदी पर बने हुए हैं राणा प्रताप सागर, ठीक है, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, 3 सागर है वहां पे जहां पे डैम बने हुए हैं। कौन सी नदी पर, चंबल नदी पर, राजस्थान यूपी और एमपी के बॉर्डर पे, राजस्थान यूपी एमपी बॉर्डर पर बने हुए हैं 3 सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर और कोटा बैराज भी वहां पे। तो ये चार जो वहां बने हुए हैं उनसे बिजली तैयार की जाती है और भाखड़ा नंगल डैम पंजाब में है और दामोदर रिवर प्रोजेक्ट जो है किधर है, आपके वेस्ट बंगाल में, तो वहां पर बिजली तैयार की जाती है, ठीक है। हरियाणा में बिजली भाखड़ा नंगल डैम से आ रही होती है, सतलुज नदी पर बना हुआ है पंजाब में, भाखड़ा नंगल डैम सतलुज नदी पंजाब, ठीक है, तो वहां से आती है। और इसके अलावा जो अलग अलग कंट्री जो हाइडल पावर में नंबर 1 है वो पराग्वे, ब्राजील, नॉर्वे और चाइना, पराग्वे, ब्राजील, नॉर्वे और चाइना, ये सारे कंट्री हाइडल पावर में नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लेसन क्लियर हो गया है आज बिल्कुल कंप्लीट। कल हमने मिनरल के बारे में पढ़ा था, आज हमने पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। पावर रिसोर्स 2 टाइप की होती है, मैंने बताया था, या तो वो कन्वेंशनल सोर्स है या फिर वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स है, या तो वो कन्वेंशनल सोर्स है या फिर नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। और कन्वेंशनल में हमने समझ लिया फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, फिर उसके बाद में नेचुरल गैस और फिर हाइडल पावर, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल पावर, टाइडल एनर्जी और बायोगैस एनर्जी, ये सारे नॉन कन्वेंशनल में आ गए हैं, ठीक है। अब जिस बच्चे को डाउट है वो व्हाट्सएप कर देना मुझे। आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो गया है और लेसन भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।